हे गाइस वेलकम बैक। ये वाले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ और एनबीएफसीज का बात करते हैं। परसों मैंने जो एनबीएफसी का वीडियो बनाया था कुछ अराउंड 40 मिनट्स के आसपास, उसमें यू वुड हैव सीन राइट कि मैंने 10-15 नाम कवर किया। लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत लोग थे जो मुझे याद दिलाया कि लाइक देयर आर सो मेनी अदर नेम्स जो आपने उस वीडियो में कवर नहीं किया। ये वाले वीडियो में व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू कवर जितना हो सकता है, देखते हैं। आई वोंट मेक द वीडियो एज लॉन्ग एज द वन दैट आई मेड परसों को। तो यहाँ पे देखते हैं 7-8-10 नाम है मेरे सामने, तो उनको कवर कर देते हैं। इसमें ऑफ कोर्स अब सिंस मैं अगर एनबीएफसी बता रहा हूँ तो इसमें मैं वो कैटेगरीज को कवर करूंगा। माइक्रो फाइनेंस के एनबीएफसीज है, फिर एमएसएमई बेस्ड एनबीएफसीज है, गोल्ड लोन बेस्ड, व्हीकल फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसीज, या फिर इन सब का मिक्स का जो एनबीएफसीज है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें बात करेंगे। ऑफ कोर्स जब मैं एक एक बिजनेस का बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस का हालत अच्छा है, कौन सा बिजनेस का हालत बुरा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल&टी फाइनेंस की। एल&टी फाइनेंस का मैं एक चीज बता सकता हूँ कि लाइक आपने देखा होगा कि लाइक जो भी माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसीज है या माइक्रो फाइनेंस रूरल बेस्ड हो, उन सबका हालत बहुत ही खराब है ना। पिछले वाले वीडियो नहीं तो आप देख लोगे, मैंने तो 5-6 माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसीज को कवर किया, उनमें सबका हालत खराब था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एल&टी फाइनेंस का हालत उतना खराब नहीं है। पहले इनका बुक जान लेते हैं। इनका 45% ऑफ द बुक रूरल फाइनेंसिंग में है और बाकी 55% आपका सेमी अर्बन और अर्बन फाइनेंसिंग में है। रूरल जो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है उसमें भी दो कैटेगरी है। ठीक है, एक है कि आपका ये जो गांव वालों को ट्रैक्टर वगैरह देना, ये सब का मतलब यहाँ पे एक एग्री मतलब ट्रैक्टर और जो भी एग्री रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह होता है वो देता है। और दूसरे साइड उनका एक माइक्रो फाइनेंस का भी डिवीजन है। लेकिन अनलाइक दी अदर माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनीज, इनका जो रूरल डिवीजन है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एल&टी फाइनेंस का अगर मैं बता दूं तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी रूरल फाइनेंस का जो डिवीजन है वो अभी भी 99% के ऊपर है, विच इज प्रीटी गुड राइट। जबकि देयर आर सो मेनी रूरल अदर फाइनेंसिंग बिजनेसेस जिनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99 से 90, 92, 94% में आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑफ कोर्स इन्होंने भी यही बताया कि एनवायरनमेंट पूरा चैलेंजिंग है और इसलिए ये लोग क्या कर रहा है, इनका जो डिसबर्सल है रूरल बिजनेस में, तो जो डिसबर्सल 5% घट गया। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा सिचुएशन खराब नहीं हुआ है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा डिसबर्स भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो basically if you compare it to the other financiers in the NBFC rural MFI space, इनका रिजल्ट तो बेटर आया हुआ है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बताते रहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है ना, कोई मैनेजमेंट से फॉर एग्जांपल आज ज्यादा प्रोविजन करता है, कोई थोड़ा कम करता है, तो उसके अनुसार हमें एकदम डायरेक्टली Q2 में सारे कंपनीज को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उतना सेंस भी नहीं बनता है। आगे जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज ये भी हो सकता है ना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एल&टी फाइनेंस का लेस प्रोविजन कर रहा है आज, नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आगे जाके इनका प्रोविजन नंबर बढ़ जाए और जो लेट से आज ज्यादा प्रोविजन करके लेट से मतलब प्रॉफिट्स कम दिखाया, आगे जाके लेट से उसका प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ा। तो बात यहाँ पे आता है कि जो भी हम नंबर्स देखते हैं ना फाइनेंशियल्स में, वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड देन उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि जब अगर आगे जाके तुम्हारा प्रोविजंस बढ़ नहीं रहे, घट रहे, देन ओनली यू नो के लिए ओके फाइन, प्रोविजंस करने के भी जगह में एक बॉटम आउट हो चुका है राइट। अब आगे जाके लेट से क्रेडिट कॉस्ट घटने वाला है, प्रोविजंस घटने वाली है एंड ऑल दैट। एल&टी फाइनेंस का तो अगर वैसे मैं देखूं तो कोई अभी तो Q2 के नंबर के बाद तो कोई प्रॉब्लम उतना दिखा नहीं। इनका आरओई का नंबर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आई थिंक 11.5% है वर्सेस 10.5% था। और ये रूरल बुक ही मेन चीज था जो मैं सब में देखता हूं ना। और इसमें ऑफ कोर्स कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा है तो एल&टी फाइनेंस का उतना बुरा हालत नहीं है। अब दूसरे साइड में अगर मैं बात करूं जो कि सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज का जो है, जहां पे ये लोग पर्सनल लोन, होम लोन, टू व्हीलर लोन, एसएमई एमएसएमई लोन्स वगैरह देते हैं, तो वहां पे भी क्या हो रहा है ना, वो लोग अपने जो पर्सनल लोन्स जो देते हैं, सैलरीड पर्सनल लोन देते हैं, वो वाले बुक को भी बढ़ा नहीं रहे। मतलब वो जो पीएल वाला बुक है दैट ग्रू ओनली 4%। और वो जो अर्बन वाला सेगमेंट है उसमें ग्रोथ आ रहा है दो जगह से, एक है आपका हाउसिंग लोन और दूसरा है आपका टू व्हीलर का लोन। ठीक है, और तीसरा ऑफ कोर्स इनका एक छोटे से बेस के ऊपर उनका एसएमई एमएसएमई लोन्स डबल हो चुका है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एल&टी फाइनेंस अभी ज्यादा फोकस कर रहा है अर्बन एरियाज में, ठीक है, rather than the रूरल एरियाज। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस एज वेल बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज आज इस टाइम पे कोई अपने पागलों की तरह लोन बुक को ग्रो करने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि लाइक मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक रहे, कलेक्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ये हो गया बात इनका। तो ऑफ कोर्स एल&टी फाइनेंस का क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल ही है, लास्ट ईयर से इस ईयर वो 2.5% के आसपास है। जीएनपीए का नंबर भी स्टेबल है, 3% के आसपास है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कंपनी में। सिर्फ वही वाला है कि अभी इनका लोन बुक का ग्रोथ जो अभी तक 30-35% से होता था, अभी 17% से टोटल लोन बुक ग्रो किया। और
और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कुछ 15-17% से ग्रो किया। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड के लाइक यू सिंस तुम्हारा जो रूरल वाला पार्ट ऑफ द बुक है, अगर वही वाला पार्ट ऑफ द बुक में डिसबर्सल का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो तुम्हारा लोन बुक का टोटल लोन बुक का ग्रोथ तो कैनॉट बी 30, राइट। लेकिन फिर भी 17% से ग्रो किया। एसेट क्वालिटी अभी तक के लिए स्टेबल है ना। और आरओई का नंबर इज इंचिंग अपवर्ड्स 10 वर्सेस 11 अभी, ठीक है। तो एल फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो कंपनी का नंबर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उसका नाम है एमरल्ड फाइनेंस करके। अब देखो एमरल्ड फाइनेंस क्या है, एमरल्ड फाइनेंस बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। वो ये सब आपका बिजनेस लोन वगैरह देता रहता है, सेमी अर्बन रीजियंस में, अर्बन रीजियंस में, जो भी हो देता है। लेकिन इनका एक बिजनेस का एक खास एक यूनिक एक प्रोडक्ट है जो बाकी कोई फाइनेंशियल्स में मुझे इंडिया में नहीं दिखता है। तो इसको बोलते हैं हम अर्ली वेज एक्सेस। अर्ली वेज एक्सेस का मतलब क्या होता है, सोचो आप एक कंपनी में काम करते हो, आपका तनख्वाह 1 लाख रुपए है। अब सोचो आपको तो तनख्वाह मिलता है हर महीने के 1 तारीख को ना, राइट। तो सोचो आज अगर कोई महीने का 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख हो गया है एंड लेट्स से उस टाइम पे वो महीने में दिवाली दशहरा का पीरियड था, आपने कुछ ज्यादा खर्चा वर्चा कर लिया, ठीक है। आप इमोशनल होके पूरे फैमिली को मतलब लेट्स से पार्टी देता रहा, दोस्तों को पार्टी देता रहा, तो हो ही सकता है ना कि 25 तारीख को आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, ये एमरल्ड फाइनेंस आपको आके आपको फंडिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अर्ली वेज एक्सेस मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे लॉजिकली सोचो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइफेक्टर टाइप का है, 3 चीज है यहाँ पे। एक है आप एज एन एम्प्लॉय, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट और तीसरा है कि एमरल्ड फाइनेंस। तो एमरल्ड फाइनेंस क्या करेगा, पहला तो एक आपका कॉर्पोरेट के साथ, मतलब आपका कॉर्पोरेट के साथ एमरल्ड फाइनेंस का टाई अप होना चाहिए, तभी आपको जाके ये बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है, अगर आपके 1 लाख का सैलरी है तो अप टू 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ का सैलरी आपको उसी महीने को लेट से 24 तारीख मिल जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब सोचो अप टू 40% बोला, मतलब अगर 1 लाख का सैलरी है आपका तो आपको कितना मिल सकता है, अप टू 40,000 तक का। लेकिन यहाँ पे सोचो जब अगले महीने जब आपका सैलरी आएगा 1 तारीख को, तब आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, तब आपको कॉर्पोरेट से मिलेगा 60,000 रुपए। गॉट इट। क्योंकि कॉर्पोरेट का फिर काम क्या होगा, आपको 60,000 दिया, बाकी 40,000 किसको देगा, एमरल्ड फाइनेंस को ही देगा। बिकॉज आज 24 तारीख बैठ के आपको 40,000 रुपए किसने दिया, आपके अकाउंट में आया एमरल्ड फाइनेंस से। तो उसी टाइम पे कॉर्पोरेट को एमरल्ड फाइनेंस को देना पड़ेगा 40,000। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली वेज एक्सेस। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि यूएस में ये बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। बहुत हजारों लोग ये अर्ली वेज एक्सेस में जी रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कंपनी नया है और ये कंपनी अच्छा रिजल्ट भी कर रहा है। मतलब अगर मैं इसका नंबर बताऊं, इनका सेल्स मतलब रेवेन्यूज ग्रू 80%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 150% के आसपास। तो इनका तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है। मतलब इनका पैट का ग्रोथ मतलब 150% होके भी सिर्फ 2 करोड़ का पैट किया है ना, सिर्फ 2 करोड़ का। तो इट इज अ ह्यूज स्कोप है, ठीक है। और कंपनी यही बता रही है कि जितना ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ ये लोग टाई अप करेंगे, उतने कॉर्पोरेट्स के सारे एम्प्लॉयज को ये अर्ली वेज एक्सेस दे सकता है। और अब ये सोचो, ये तो एक सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल ही हो गया ना। बिकॉज जब तक कॉर्पोरेट उसके एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तब तक एमरल्ड फाइनेंस का एनपीएस नहीं होगा ना। क्योंकि सोचो ना, एक ही जगह में एमरल्ड फाइनेंस के यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। सोचो उसने एम्प्लॉय को 40,000 रुपए तो दे दिया, वही वाले एग्जांपल में, लेकिन सोचो अगले महीने कॉर्पोरेट का वो हालत हो गया कि वो एम्प्लॉय को जो 1 लाख रुपए देता है सैलरी, वो नहीं दे पा रहे, तब भी जाके तो कॉर्पोरेट एमरल्ड फाइनेंस को नहीं देगा। ये एक प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कंपनी का एमरल्ड फाइनेंस का यही बोलना है कि हम जो कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स बंद नहीं होता है, वो तो सैलरी देता ही रहेगा, राइट। तो इसका क्या मतलब, ये जो प्रोडक्ट है ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट ही आप बोल सकते हो। ऑल्दो कोई कोलैटरल नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट का तो गारंटी है। लेकिन यहाँ पे रिस्क यही है कि आज भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का, अब देखो इसको, ये काम करते कौन है, ये काम कॉर्पोरेट के एचआर टीम को करना पड़ेगा। क्योंकि एचआर टीम को यहाँ पे एक्स्ट्रा काम आ गया ना। बिकॉज पहले वो क्या करता था, सैलरी लेके एम्प्लॉय को दे देता था। अभी उनको क्या करना पड़ेगा, सैलरी लेके हर एम्प्लॉय का देखना पड़ेगा कि एमरल्ड को कितना देना है, एम्प्लॉइज को कितना देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एचआर लोग आलसी होते हैं। तो इनका पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के एचआर आर जस्ट लेजी पीपल, ठीक है। तो इफ यू आर लेजी यू वोंट हेल्प इट। बट यहाँ पे लॉजिकली आप सोचो, कॉर्पोरेट्स के लिए भी तो अच्छा है ना, बिकॉज उनके ही तो एम्प्लॉइज का भला हो रहा है। वरना क्या होगा, उनके एम्प्लॉइज वो लास्ट के 7-8-10 दिन बहुत ही मतलब मुश्किल फाइनेंसिंग में वो जिएगा, उनका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आएगा एम्प्लॉइज का, तो ऑफिस में भी आके ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो एमरल्ड फाइनेंस का यही है, दे आर कन्विंसिंग मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स। एंड ऑफ कोर्स जितने लार्ज और बड़े कॉर्पोरेट्स होगा एमरल्ड फाइनेंस का, उतना सही है ना, बिकॉज वो कॉर्पोरेट उतना स्टेबल होगा। मतलब कॉर्पोरेट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ पेइंग द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय का बेस भी बहुत ज्यादा होगा। मार्केट में हमेशा एम्प्लॉइज को एक से फॉर एग्जांपल टाटा टाइप की कंपनीज में काम करनी होती है। तो मतलब क्या, यहाँ पे एम्प्लॉइज हो या कॉर्पोरेट हो, इन दोनों के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, और एमरल्ड फाइनेंस का बैड लोन्स नहीं बढ़ेगा। सो यही है, ये कंपनी को अच्छे से देखना। तो इन्होंने
अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म भी खड़ा किया है, ठीक है। अब बात वहीं पे आता है कि एचआर वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, ये प्लेटफॉर्म को उनके साथ इंटीग्रेट करना है टू मेक द एचआर वाले लाइफ भी इजी, ठीक है। मतलब आप सिर्फ आलसी बोल के नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज एचआर भी वही है ना, उनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उनको भी लग रहा होगा कि लाइक हम क्यों काम करें, है ना। बट हैविंग सेड दैट, ये कंपनी बहुत छोटी है एमरल्ड फाइनेंस, एंड आई एम श्योर आगे जाके ये लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को कन्विंस और कर पाएगा, एचआर को मतलब कन्विंस कर पाएगा कि ये तो भाई तुम्हारे एम्प्लॉयज का भले के लिए हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बोलोगे एमरल्ड फाइनेंस ये अर्ली वेज एक्सेस से पैसा कैसे बनाता है सॉरी, मतलब अगर मैं 40,000 रुपए उठाया तो यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा ना एमरल्ड फाइनेंस को, तो मेरा 1 लाख का फीस है, मतलब फीस नहीं, मतलब यहाँ पे सैलरी है। तो जब मुझे 40,000 तक मैंने अप्लाई किया, राइट, अगर लेट से मैं 40,000 अप्लाई किया, मेरे को आया 38,000, तो वो जो 2,000 रुपए है वो एमरल्ड फाइनेंस का है। कॉर्पोरेट तो उनको 40,000 ही वापस कर देगा, गॉट इट। और यहाँ पे उन्होंने कितना दिया मुझे 38,000, तो 2,000 रुपए एमरल्ड फाइनेंस का है। समझ में आ रहा है? तो यही है खेल, बहुत सिंपल है, बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और बस यही है। और इनका वही है, इनका एक और प्लेटफॉर्म भी है, जैसे मैंने बताया इसका प्लेटफॉर्म है, और ये दूसरे कंपनीज का फाइनेंशियल्स का गोल्ड ओरिजिनेशन भी करवा के देता है। तो बिजनेस लोन है, गोल्ड ओरिजिनेशन मतलब करवाता है। गोल्ड लोन का बुक नहीं है इनका, दूसरों के लिए गोल्ड ओरिजिनेट करते हैं और वहां से भी फी लेता है। और फिर ऑफ कोर्स इनका तो मेजर प्रोडक्ट आज है ये अर्ली वेज एक्सेस, जो कि बहुत ही छोटी पोर्टफोलियो है इनका, लेकिन आगे जाके आई एक्सपेक्ट दिस टू बी अ मच बिगर साइज, मच बिगर नंबर। सो ये हो गया, ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि एल&टी फाइनेंस का भी नंबर बुरा नहीं है, एमरल्ड फाइनेंस का भी नंबर अच्छा ही है, ठीक है, मतलब नथिंग टू कंप्लेन, ये सबको आप ट्रैक करो। फिर इसके बाद हम चलो बात करते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, उसका नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, वो एमएसएमई कैटेगरी में है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं, ये एमएसएमई कैटेगरी में। अब एमएसएमई कैटेगरी में किस तरीके का वर्किंग कैपिटल लोन्स हो सकता है, एक हो सकता है, सोचो फॉर एग्जांपल, अब देखो ये सिक्योर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स देते हैं। होम लोन्स हो गया एक, फिर उसके बाद आपका मॉर्गेज लोन्स जो कि होम लोन ही है, राइट, और उसके साथ साथ से आज अब गोल्ड लोन हो गया। तो बेसिकली गोल्ड लोन और होम लोन यही वो लेंड करते हैं। और इनका वही कहना है कि लाइक ये फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो यूग्रो कैपिटल भी बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत ऐसे एमएसएमईज होते हैं जिनको जब पैसा चाहिए होता है तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि एमएसएमई के लिए फंडिंग इज लाइक ऑक्सीजन, है ना। तो इसी वजह से ये फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का बात कर रहे हो, जो फेडरल बैंक से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वही एमएसएमई लेंडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन सिक्योर्ड, मतलब ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा कोई दुकान है उसके लिए उसके पीछे मैं तुमको पैसा तभी दूंगा अगर तुम्हारा घर, मतलब तुम्हारे घर गिरवी में रखा या फिर तुमने कोई गोल्ड लाके दिया, तब भी मैं तुम्हें बिजनेस लोन दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया बात। ऑफ कोर्स इनका 86% ऑफ द लोन बुक इज सिक्योर्ड। इनका एक अनसिक्योर्ड पार्ट है जो कि इनका एक बिजनेस लोन है विच इज अनसिक्योर्ड, दैट इज ओनली 15% ऑफ द बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, इनका आरओई का नंबर इज कम डाउन, मतलब अभी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आरओई 11% है, इट वाज 16% लास्ट ईयर। क्यों? बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ, ठीक है। एसेट क्वालिटी खराब हुआ तो ऑफ कोर्स मतलब क्या है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। मैं इसीलिए आप सबको बता रहा हूँ कि लाइक जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरा जो फाइनेंशियल वर्कशॉप है उसको आप ले लो। मैं इस वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो या ट्विटर में अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मैं वो वर्कशॉप का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा। 700 रुपए का है, 699 का है एक्चुअली, उसको आप ले लो तो आपको ये कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता है उसके बाद, ठीक है। 2,500 के लोगों के ऊपर इसने सबने खरीदा और आज तक कोई एक कंप्लेन नहीं हुआ, ठीक है। सब कोई भी फाइनेंशियल हो, लेंडिंग हो, कैपिटल मार्केट्स हो, सब खुद से आप ट्रैक कर पाओगे। सो एनी विच वे, एंड कोई बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। सो कमिंग बैक टू दिस, इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बढ़ गया। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है? बिकॉज आपका प्रोविजन बढ़ जाता है, प्रोविजन बढ़ता है तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हर्ट होता है। सो यहाँ पे यही है कंपनी का फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का AUM स्टिल ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। AUM आई थिंक 42% से ग्रो किया, बट हैविंग सेड दैट द डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज के यहाँ पे इनका पैट का ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ सिर्फ 12% है। समझ में आया क्यों? बिकॉज इनका प्रोविजंस बढ़ गया, करेक्ट। और अगर पैट सिर्फ 12% से बढ़ा मतलब क्या, नेट इनकम हर्ट हुआ, तो इसलिए ROE का नंबर हर्ट हो गया, बिकॉज नेट इनकम बाई शेयर होल्डर इक्विटी इज ROE, है ना। सो यही है, ब्रांचेस भी 10-12% से इनका ग्रो कर रहा है। कंपनी तो अच्छी है, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट यस, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुआ है। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा क्रेडिट कॉस्ट में क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ कंपनी आई मिस्ड यस्टरडे वाला, डे बिफोर यस्टरडे वाला जो वीडियो में। तो ये भी एक माइक्रो फाइनेंस लेड NBFC है, एंड आई गेस आपको पता ही है कि लाइक
एनबीएफसी में प्रॉब्लम बहुत है अगर उसमें माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन हो, लेकिन इनका बाकियों से बेटर सिचुएशन है, ठीक है। मतलब इनका लोन बुक अभी भी 15% से ग्रो कर रहे हैं। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब बिफोर प्रोविजन एंड टैक्सेस, राइट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% से ग्रो किया। बट अगेन हैविंग सेड दैट, फिर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया तो प्रोविजंस बढ़ गया, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया बाय 45%। गॉट इट। सो बेसिकली क्या होता है बिजनेस में, आपका इनकम स्टेटमेंट सोचो, ठीक है। एक होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, मतलब इंटरेस्ट अर्न्ड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो वो आपका होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके साथ आप अदर इनकम जोड़ते हो, जो भी आप, मतलब इंश्योरेंस किसी का बेच दिया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट हो, तो ये बनता है आपका टोटल इनकम। इससे माइनस क्या करोगे आप, करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो सैलरी देना, खर्चा इधर उधर, ब्रांचेस में रेंट देना एंड ऑल, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेंट, ये सब। तो बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पे क्या है आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, द कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वेंट अप 26%। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट को लगता है कि आगे जाके एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है, तो उन्होंने आज ज्यादा प्रोवाइड कर दिया। सो पीपीओपी या कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस जब आप करोगे प्रोविजन, तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोविजंस। तो वही आपका बहुत बड़ा नंबर घट चुका है। फिर टैक्स वैक्स घटा के, इफ आई जस्ट लुक एट द पैट वाला नंबर, दैट फेल 44%, ठीक है। सो नंबर उतना अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स इनका जीएनपीए नंबर नाउ आई थिंक थोड़ा सा बुरा हुआ है, अभी 2.7% है वर्सेस 2.3% था सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल में। सो यही है। लेकिन मुथूट माइक्रो फाइनेंस अभी वेंचर आउट कर रहे हैं, अभी आंध्रा तेलंगाना में भी गया है। इनका ब्रांच एक्सपेंशन पेस 20% से ग्रो कर रहा है, तो ये सब कुछ सही कर रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है जब कोई सिस्टम में इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम क्यों हुआ वो मैंने वो वीडियो में भी बताया, अपने वर्कशॉप में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया कि लाइक ये जो कस्टमर का जो ये ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन है, फिर ऑफ कोर्स ये जो फ्लड और इलेक्शन के चक्कर में, और ये आपका बोलो अनसीजनल रेन एंड एवरीथिंग और हीट वेव, इन सब के वजह से पूरा चीज ही एकदम पूरा बिगाड़ गया इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। तो ये हो गया आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अब चलिए हम थोड़ा बात करते हैं केपरी ग्लोबल कैपिटल करके। ये कंपनी मुझे बुरा नहीं लगता है। सो केपरी ग्लोबल कैपिटल क्या करता है, ये बेसिकली वही है, ये एक एमएसएमई लेंडर है। फिर इनका गोल्ड लेंडिंग बुक है, फिर आपका मतलब एमएसएमई मतलब धंधों को लेंड करता है, गोल्ड लेंडिंग बुक, होम लोन्स देता है, और फिर इनका कंज्यूमर फाइनेंस भी एक डिवीजन है, ठीक है। और केपरी ग्लोबल का क्या है ना, इनका नंबर्स, मतलब इनका ग्रोथ का रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब इनका अभी भी अगर मैं बता दूं, इनका डिसबर्सल ग्रू 55%, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रू 56%, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं होम लोन और गोल्ड लोन्स में, ठीक है। एंड होम लोन एंड गोल्ड लोन के वजह से ही टोटल बुक ग्रू 50% अप। लेकिन इनका जो एमएसएमई वाला बुक है वो उतने अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। केपरी ग्लोबल का अगर मैं हिस्ट्री बता दूं, अगर आप 2-3 साल पहले भी जाओगे, सो द एमएसएमई बुक वाज 50-55% ऑफ द होल बुक। लेकिन आज अगर आप एमएसएमई बुक को देखोगे, दैट इज 25% ऑफ द बुक। और यहाँ पे क्या हुआ है, एमएसएमई का पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो घटा टोटल, और होम लोन और गोल्ड लोन्स पागलों की तरह बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका एसेट क्वालिटी ठीक है, लोन बुक ग्रो कर रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। और केपरी ग्लोबल का एक और अच्छा चीज है, ये जो शॉर्ट टर्म गोल्ड लोन्स देते हैं ना, उसका जो यील्ड आता है दैट इज हायर देन एमएसएमई लोन्स। तो ये जो एमएसएमई का बुक को घटा के जो गोल्ड लोन्स बढ़ा रहे, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन यील्ड। समझ में आ रहा है, मतलब गोल्ड लोन का यील्ड है कुछ 20% और एमएसएमई लोन्स का यील्ड है आपका 14%, 13%। तो अल्टीमेटली जब आप गोल्ड लोन का पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ा रहे हो, तो आपका तो बिजनेस में आपका मार्जिन इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। सो ये हो गया आपका बात। इसके साथ ये लोग क्या करते हैं, कार ओरिजिनेशन लोन्स भी देते हैं, ठीक है। मतलब कार लोन्स नहीं देते, लेकिन वही है, दूसरे कंपनीज को ओरिजिनेशन करवाने में हेल्प करता है और उनसे कमीशन भी मारता है। सो ये हो गया बात। अब ऑफ कोर्स इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, मतलब अभी इनका जीएनपीए नंबर इज 1.6%, पिछले क्वार्टर में इट वाज अराउंड 2% के आसपास, तो कोई कंप्लेन की जगह नहीं है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी का अगर आरओई का नंबर ऊपर जा रहा है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा है। तो केपरी ग्लोबल का मैं बता दूं, आरओई भी 10% है, पिछले साल Q2 में नंबर वो 7%, तो ठीक है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 50%। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं जिस पैटर्न में बात करता हूँ, ग्रोथ का बात करता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओई, एसेट क्वालिटी, गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स इसमें और कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम दिखता नहीं है। मतलब अगर मैं केपरी ग्लोबल का बात करूं, फिर अगर मैं ये एमरल्ड फाइनेंस का बात करूं, इवन अगर मैं एल&टी फाइनेंस का भी बात करूं, तो उतना प्रॉब्लम आज दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन किस दिशा में जा रहा है, स्टॉक्स तो उस तरीके से रिएक्ट करता है ना। लेकिन हाँ, इफ यू टेल मी के लाइक फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इस दोनों में वही वाला सीन है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्दो वो एमएसएमई है, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस वो माइक्रो फाइनेंस में है, लेकिन दोनों का यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। एज ए रिजल्ट ऑफ इस दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर गिर गया, गॉट इट। तो मतलब क्या, प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से दे आर स्ट्रगलिंग, एंड ऑफ कोर्स दोनों का क्रेडिट कॉस्ट वेंट अप।
ठीक है, ये हो गया। चलो और एक काम करते हैं, श्रीराम फाइनेंस भी कर लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस क्या है? श्रीराम फाइनेंस का 60, 65, 70% ऑफ द बुक है आपका व्हीकल लोन्स। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल है आपका मेजर पार्ट, और उसके बाद उनका पैसेंजर व्हीकल भी है, और फिर उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी है। तो ये 3 सेगमेंट मिला के 70% पकड़ लो। बाकी इनका क्या है? एमएसएमई का एक स्पेस है, 2 व्हीलर का एक स्पेस है, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन का एक स्पेस है। श्रीराम फाइनेंस का क्या सीन है? श्रीराम फाइनेंस बहुत ही एक स्टेबल कंपनी है। ठीक है, मतलब ये लोग कभी उतना पागलों की तरह मतलब लेंड नहीं करते हैं, और दूसरे साइड में ये लोग स्टैंडर्ड मतलब 15, 16, 17% से लोन बुक को ग्रो करने वाला, मतलब जब से मैं श्रीराम को ट्रैक कर रहा हूँ, द लोन बुक ऑलवेज ग्रोज बिटवीन 15 एंड 20%। इस बार मैं आपको बता दूं लोन बुक 20% से ग्रो किया। सो लोन बुक 20% से ग्रो किया, और इनका एसेट क्वालिटी भी खराब नहीं हुआ। मतलब इफ यू लुक एट द जीएनपीए नंबर 5.3% है। लास्ट ईयर को द जीएनपीए नंबर वाज 5.7%, राइट। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स उनका एक हाउसिंग फाइनेंस का एक डिवीजन भी है, विच इज अ सब्सिडियरी दैट इज ग्रोइंग एट 30%। ठीक है, सो इसका क्या मतलब? श्रीराम का एसेट क्वालिटी ठीक है, लोन बुक ग्रो कर रहा है 20% से, और ऑफ कोर्स इनका आरओई का नंबर भी धीरे धीरे दे आर इंचिंग अपवर्ड्स। मतलब ओवरऑल बिग पिक्चर लेवल से सब कुछ ठीक है। और आरओई मतलब यहाँ पे 16% है उनका आरओई, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 15% के आसपास। तो श्रीराम का तो देखिए सब कुछ ठीक है। मुझे यही लगता है कि लाइक अभी आप देखोगे इन द लास्ट 12 मंथ से कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे स्पेस में डिग्रोथ हो रहा है ना। तो श्रीराम का जैसे मैंने बोला राइट, ऑलमोस्ट अगर मैं कमर्शियल व्हीकल पकड़ लूँ तो 45% ऑफ द बुक 40% ऑफ द बुक इज कमर्शियल व्हीकल। तो अगर ये स्पेस में उतना ग्रोथ नहीं है, तो ये भी अपने कमर्शियल सीवी वाला स्पेस को ग्रो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहेगा। लेकिन फिर भी श्रीराम 20% से ग्रो कर रहा है, आरओई 16%, एसेट क्वालिटी इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। आपको ये नहीं देखना है कि जीएनपी अभी भी 5.3, आपको देखना है 5.7 से 5.3 हुआ। तो मैं ये बार बार ये बताता हूँ कि जिसका एसेट क्वालिटी लेट से 2% है जीएनपी है, लेकिन अगर वो लेट से 1 से 2% हुआ, मतलब क्या? वो खराब के दिशा में जा रहा है। मार्केट हमेशा दिशा पे जाता है। ठीक है, मार्केट एब्सोल्यूट नंबर पे कभी फोकस नहीं करता है। इसीलिए कोई भी कंपनी का साइज मैटर नहीं करता है, ग्रोथ का रेट, चेंजिंग पेस ऑफ ग्रोथ मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ में आ गया ना किस डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है, उसके अनुसार आपको पैसा रखना है। देन से फॉर एग्जांपल पास्ट में क्या था। ये हो गया आपका श्रीराम का। एक लास्ट कंपनी कर लेते हैं, उसका नाम है सीएसएल फाइनेंस करके। तो सीएसएल फाइनेंस का 2 डिवीजन है। ठीक है, एक है आपका रिटेल एमएसएमई, और दूसरा है ये लोग वो आपका रियल एस्टेट कॉर्पोरेट नहीं, ये लोग वो रियल एस्टेट लोन्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटेल एमएसएमई है वो कौन है? स्कूल चलाने वाला, फूल बेचने वाला, दुकानदार, ये सब छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर, ये हो गया रिटेल एमएसएमई। दूसरा ये जो रियल एस्टेट कंपनीज को ये लोन्स देते हैं, ये बड़े रियल एस्टेट कंपनी को नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? मिड लेवल, टायर 2, टायर 3 सिटीज के आसपास, वहां पे जो रियल एस्टेट छोटे छोटे कंपनीज होते हैं उनको देते हैं, और ये दिल्ली एनसीआर में इनका फोकस है। अब बात यहाँ पे आता है कि इनका जो लोन बुक था, ठीक है, उसका कुछ अप्रोक्सीमेटली 55%, मतलब मैं इस रिजल्ट से पहले का बात कर रहा हूँ, 55% ऑफ द बुक था उनका रिटेल एमएसएमई में, 45% ऑफ द बुक था ये होलसेल और आपका रियल एस्टेट कॉर्पोरेट्स में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मैनेजमेंट का कहना यही था कि आगे जाके वो रिटेल एमएसएमई में ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया। इस बार अगर मैं आपको बताऊं, इस बार उनका जो होलसेल वाला पार्ट है, दैट बुक ग्रीव एट अ फास्टर पेस देन रिटेल एमएसएमई। तो इसीलिए अभी होलसेल बुक टू टोटल बुक इज नाउ 61%, और रिटेल एमएसएमई इज 39% ऑफ द बुक। गॉट इट। और ये मैं बता रहा हूँ इसका क्यों हुआ, बिकॉज एसएमई रिटेल देने में अब ये वही हीट वेव, मॉनसून, इलेक्शन, तो इससे क्या हुआ, इनका जो एसएमई का जो रिटेल वाला बुक था उसमें कलेक्शंस में प्रॉब्लम आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, उनका डिसबर्सल यहाँ पे उतना ग्रो नहीं किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनका जो रियल एस्टेट और नॉन रियल एस्टेट कॉर्पोरेट्स में जो लोन है वो बुक में उतना प्रॉब्लम नहीं आया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनका जो मैनेजमेंट ने बताया था उसका उल्टे की तरफ गया। ठीक है, अब बात वही है कि लाइक अब आप बोलोगे कि लाइक ये उनको रिटेल एसएमई में क्यों जाना है, बिकॉज ये सोचो ना, रिटेल एसएमई इज ग्रैन्युलर। बड़े कॉर्पोरेट्स में एक कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम आ गया तो आपका बुक में आपका एनपीएस कितना बढ़ सकता है ना, आपका इक्विटी कैपिटल बेस में प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे हजारों दुकानों को लेंड किए हो तो वहां पे ग्रैन्युलरिटी आ जाता है। इसीलिए तो एमएसएमई एसएमईज में ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस को, स्कूल चलाने वाला, टायर के दुकान वाला, साइकिल के दुकान वाले को हजार दुकानों को लेंड करते हैं। ठीक है, और इनका जो बिजनेस है रिटेल एसएमई एमएसएमई वो 5 स्टार की तरह है, 5 स्टार बिजनेस की तरह है। ठीक है, वो छोटे छोटे दुकानदारों को लेंड करते हैं। सो यही है, बिजनेस तो खराब नहीं है, लेकिन वही है रिटेल एमएसएमई का इनका जो ग्रोथ का जर्नी था सीएसएल फाइनेंस का, वो थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया है। लेकिन फिर भी लोन बुक 22% से ग्रो किया, पैट भी वही 20-25% से ग्रो किया। ठीक है, और इनका आरओई का नंबर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी
आई थिंक 14% है। आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 13.5%। तो ये सब तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं बिजनेस का। और इनका अगर मैं कुछ और बता दूं, यहाँ पे इनका जो टिकट साइज होते हैं, वो टिकट साइज जो एमएसएमईज को देते हैं वो 13, 14, 10 लाख, 12 लाख के रेंज में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, ये पूरा ये वर्किंग कैपिटल लोन्स नहीं देते, इसलिए मैं 5 स्टार के साथ कंपेयर किया। 5 स्टार और सीएसएल फाइनेंस क्या करते हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड, मतलब ये लोग लॉन्ग टर्म लेंडिंग करते हैं, ताकि वो दुकान अगर आप खोलते हो तो उसको मतलब एक टाइम तक लेंडिंग के लिए, मतलब दुकानदार को थोड़ा सांस लेने को भी मौका मिलता है ना। लेकिन क्या है, अगर आप 90 डेज के लिए वर्किंग कैपिटल लोन दोगे तो फिर मतलब उसमें आप स्ट्रक्चरली एक दुकान को खड़ा नहीं कर सकते हो ना। सो बेसिकली यही है। और तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बिजनेस अच्छी है, सीएसएल फाइनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपका मैं अगर बता दूं, जो भी मैंने नाम डिस्कस किया वो आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का ही एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत यहाँ पे खराब हुआ है। लेकिन बाकी अगर मैं नाम बोलूँ, एमरल्ड फाइनेंस हो, फिर आपका एल&टी फाइनेंस हो, इन सब का नंबर्स ठीक ही है। इवन श्रीराम फाइनेंस का भी नंबर्स ठीक ही है, लेकिन बहुत ही स्टेबल टाइप का कंपनी है। श्रीराम को आप ये देख सकते हो, ये बजाज फाइनेंस और चोला के कैटेगरी में है, मतलब वही 20, 25, 27% से सब ग्रो करने वाले सारे कंपनीज है। अच्छी कंपनीज है। सीएसएल और केप्री ग्लोबल को देखना अच्छे से। केप्री ग्लोबल मुझे सीएसएल और इन सब से भी बेटर लगता है, बिकॉज इनका लोन बुक का ग्रोथ रेट, इवन मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि 50% से लोन बुक को ग्रो करेगा, और वो करते जा रहे हैं। वो पिछले 2 क्वार्टर से जब मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ, 2 या 3 क्वार्टर होगा, अच्छा ही कर रहा है बिजनेस, और एसेट क्वालिटी भी ठीक है। ओके, चलिए ये वीडियो में इतना है। शायद मुझे एक और एनबीएफसी का वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज और भी यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी नेम्स ना। तो शायद मैं एक और वीडियो बना लूँ, कल परसों बना के छोड़ दूंगा।